नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रेनबो साइंस सर्किट पर। मैं आज आप लोगों के बीच क्लास 9th के केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर अम्ल, क्षारक एवं लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट की चर्चा करने जा रहा हूं। और जैसा कि पिछले कई क्लासों से ये चैप्टर चलते आ रहा है, इसके कई पार्ट्स जो YouTube पर अवेलेबल है उसको आपने देखा, समझा, सुना और आज उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। और इससे ठीक पहले का जो क्लास था हम लोगों का, वहाँ हम लोगों ने विभिन्न पदार्थों में पाए जाने वाले अम्लों के बारे में चर्चा किया था। और उससे भी पूर्व के क्लासों में हम लोग अम्ल और क्षारक के भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों को जाना था। लेकिन इस चैप्टर का एक जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो अभी तक बचा हुआ है और उसका नाम है लवण। क्योंकि याद कीजिए चैप्टर का नाम अम्ल, क्षारक एवं लवण है, तो आज हम लोग लवण की चर्चा करने जा रहे हैं। और टॉपिक देख लीजिए, आज का जो टॉपिक है लवण के संबंध में अधिक जानकारी। मतलब लवण के बारे में तो वैसे पूर्व से भी आपने पढ़ा है कि जब अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया करवाई जाती है, जब अम्ल और क्षारक के बीच रिएक्शंस होते हैं तो उससे एक नया गुण वाला पदार्थ, एक भिन्न गुण वाला पदार्थ बनता है। जो पदार्थ में, जिस पदार्थ में ना तो अम्ल का गुण होता है और न ही क्षारक का गुण होता है, उसी नए गुण वाले पदार्थ को लवण कहते हैं, सॉल्ट कहते हैं। आइए देखिए क्या लिखा गया है। हम जानते हैं कि जब किसी अम्ल की अभिक्रिया क्षारक से होती है तो लवण और जल का निर्माण होता है। अब देखिए, जब आप अम्ल की अभिक्रिया क्षारक से करवाते हैं तो वहां पर लवण और जल का निर्माण होता है। अब कुछ प्रमुख लवण निम्नलिखित हैं। आपने इस तरह की अभिक्रियाओं को पहले भी पढ़ा है। जब आप अम्ल के रासायनिक गुणधर्म पढ़ रहे थे तो वहां आप पढ़ते थे क्षारकों से अभिक्रिया, तो एक अम्ल लेते थे और एक क्षारक लेते थे, उनके बीच अभिक्रिया करवाते थे तो लवण और जल का निर्माण होता था। मतलब दोनों एक दूसरे को उदासीन करके लवण और जल बनाता था। ठीक उसी तरह से जब क्षारकों के भौतिक गुणधर्म को पढ़ रहे थे वहां आपने पढ़ा था अम्लों से अभिक्रिया, तो अम्ल की अभिक्रिया क्षारक से करवाए थे, उस स्थिति में भी लवण और जल का निर्माण हुआ था। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण लवण के बारे में, आपका जो टेक्स्ट बुक है, जो पाठ्य पुस्तक है, वहां बताया गया है कि आपको कुछ लवणों के नाम और उनके सूत्र बताने हैं। तो आप उस टेक्स्ट बुक को पढ़ेंगे, वहां लवणों का नाम दिया गया है लेकिन सूत्र नहीं लिखा गया है। यह आपको खुद से करना है ताकि आपने जो पहले चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में जो सूत्र लिखने के लिए पढ़ा था मूलकों के द्वारा, तो उनका भी एक रिवीजन हो जाएगा। तो आप उन सभी लवणों के सूत्र लिख लेंगे और जिस लवण का सूत्र लिखने में कठिनाई होगा आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करेंगे, मैं आपको उस सूत्र पर हिंट्स कर दूंगा, आप आसानी से उसको लिख लेंगे। फिर भी मैं यहाँ उदाहरण के तौर पर कुछ लवणों के बारे में लिखा हूँ। जैसे 1 नंबर में सोडियम क्लोराइड है, NaCl, बहुत ही महत्वपूर्ण लवण है। इसी को हम लोग साधारण नमक भी कहते हैं, जिस नमक का उपयोग भोजन में करते हैं। दूसरा लवण लिखा गया है आपका पोटेशियम सल्फेट। देखिए पोटेशियम सल्फेट K2SO4, यह भी एक लवण है, पोटेशियम सल्फेट। फिर तीसरे नंबर पर लिखा गया है सोडियम सल्फेट Na2SO4, यह भी एक लवण है। चौथे नंबर पर कैल्शियम सल्फेट CaSO4, यह भी एक लवण है। इस तरह से और सब ढेर सारे लवण है। आपने नाम सुना होगा जिंक सल्फेट। खेतों में लोग धान के फसल में, हम लोगों को याद है गांव में रहते थे तो धान के खेत में लोग जिंक सल्फेट डालते थे, तो वो जिंक सल्फेट वह भी एक लवण है। ऐसा नहीं कि ये लवण केवल हमारे रसोई घर में है और प्रयोगशाला में है। इन लवणों का व्यापक उपयोग होता है हमारे दैनिक जीवन में, कई क्षेत्रों में, उद्योगों में, कृषि में, दवाइयों के निर्माण में, फिर और सौंदर्य प्रसाधन के जो बहुत सारे क्रीम जैसे बनते हैं, मलहम बनाए जाते हैं, वहां भी लवणों का उपयोग किया जाता है। इस तरह से लवणों का एक व्यापक बड़ा सा परिवार है। बहुत सारे लवण है हमारे पर्यावरण में, प्रकृति में, और कुछ लवण वैज्ञानिकों के द्वारा संश्लेषित भी किए जाते हैं, बनाए भी जाते हैं, जिनका अलग अलग उपयोग होता है। ये लवण हो गया और उसका उदाहरण हो गया। अब देखिए लवण का परिवार, आपकी किताब में एक टॉपिक दिया है लवण परिवार, सॉल्ट फैमिली। ये सॉल्ट फैमिली क्या है, लवण परिवार क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। समान धन या ऋण मूलक वाले लवणों को एक ही परिवार का लवण माना जाता है। मतलब 2 या 2 से अधिक लवण हो, उसमें या तो धन मूलक समान हो जाए या ऋण मूलक समान हो जाए। मतलब 2 लवण है, दोनों में धन मूलक एक ही है या दोनों में ऋण मूलक एक ही है, तो इस तरह का जो लवण होगा उसको एक ही लवण परिवार का
सदस्य माना जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे यहाँ NaCl और NaCl सोडियम क्लोराइड हो गया और Na2SO4 सोडियम सल्फेट हो गया। इस दोनों में देखिए धन मूलक में यहाँ सोडियम, यहाँ भी सोडियम है, तो एक जैसा धन मूलक है, तो ये दोनों सोडियम लवण परिवार के सदस्य हो गए। मतलब सोडियम क्लोराइड भी लवण है और ये सोडियम सल्फेट Na2SO4 भी लवण है, लेकिन दोनों में एक समान धन मूलक है, इसलिए ये दोनों सोडियम लवण परिवार के सदस्य हैं या सोडियम लवण परिवार के लवण हैं। अब आते हैं दूसरा उदाहरण देखिए, यहाँ कह रहा है इसी प्रकार से ये जो मैग्नीशियम क्लोराइड है, इसमें देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड में ये Cl है क्लोराइड और ये पोटेशियम क्लोराइड में भी Cl है क्लोराइड। धन मूलक अलग अलग है, यहाँ मैग्नीशियम, यहाँ पोटेशियम, लेकिन ऋण मूलक देखिए दोनों में क्लोराइड है। ये दोनों भी एक ही लवण परिवार के सदस्य हैं और किस लवण परिवार के? ये क्लोराइड लवण परिवार के सदस्य हो गए। इस तरह से आपको ध्यान देना है कि लवण परिवार, सॉल्ट फैमिली का मतलब यहाँ ये हो गया कि यदि 2 या 2 से अधिक लवणों में एक जैसा धन मूलक रहेगा तो वह एक ही लवण परिवार के होंगे, या 2 या 2 से अधिक लवणों में एक ही समान ही ऋण मूलक होगा, उसको भी हम लोग एक ही लवण परिवार के सदस्य मानते हैं। तो ये था लवणों के बारे में जानकारी, लवणों का सामान्य परिचय। अब आते हैं हम लोग दूसरे टॉपिक पर, जो आज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपको जानना बहुत ही जरूरी है, बोर्ड परीक्षाओं के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी ये काफी महत्वपूर्ण होता है। और आगे बहुत विस्तारित रूप में हम लोग लवण पढ़ने जा रहे हैं, उसके दृष्टिकोण से भी लवणों को जानना बहुत ही जरूरी है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप घर जाकर के और कुछ अधिक से अधिक लवणों का नाम और सूत्र याद कर लेंगे, उनका रिवीजन कर लेंगे, ताकि जब हम लवण पर चर्चा करेंगे तो आपको सारी बातें आसानी से समझ में आ जाए। तो आइए देखते हैं अगले टॉपिक को। और अगला टॉपिक हमारा क्या है? लवणों का पीएच मान। अब लवणों का पीएच वैल्यू क्या होगा? आपके मन में एक बात तुरंत आ गई होगी कि जब अम्ल और क्षारक के मेल से लवण बनता है और तो अम्ल और क्षारक एक दूसरे को उदासीन कर देता है, न्यूट्रल कर देता है, तो उदासीन पदार्थों का पीएच मान तो 7 होता है। इसका मतलब इसमें क्या पढ़ना है? लवण का सीधा सीधी कह देंगे लवण का पीएच मान 7 होगा, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है, इसमें भी कुछ पेच है। और आप जान लीजिए कि केमिस्ट्री जो होता है, रसायन शास्त्र, इसको अपवादों का विषय कहा जाता है। इस विषय को जब आप पढ़ेंगे तो जगह जगह पर स्टेप बाय स्टेप आपको अपवाद आएंगे, एक्सेप्शन आएगा। तो इसलिए आखिर यहाँ देखते हैं कि लवणों का पीएच मान कैसे निर्धारित किया जाता है। लिखा गया है, हम जानते हैं कि अम्ल और क्षारक के बीच उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। एकदम सही बात है, आपने पीछे पढ़ा है कि अम्ल और क्षारक जब मिलेगा तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। लेकिन इस अभिक्रिया द्वारा प्राप्त लवण हमेशा उदासीन नहीं होते हैं, लेकिन एक शर्त लग गया है, इस अभिक्रिया से जो लवण होते हैं प्राप्त, वो हमेशा उदासीन नहीं होते हैं। मतलब पूरा कहा जाए तो 100% न्यूट्रल नहीं हो सकते हैं, वो थोड़ा बहुत उसमें कभी कभी अम्लीयता या क्षारकीयता का गुण आ जाता है। आखिर यह गुण कैसे आता है? देखिए अगले भाग को इसी में। यदि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक, अब देखिए ध्यान से सुनिएगा कि अम्ल भी प्रबल स्ट्रॉन्ग एसिड और क्षारक प्रबल स्ट्रॉन्ग बेस। यदि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक के मेल से लवण बनता है, यहाँ मेल से का मतलब है कि अभिक्रिया करने से, कि रिएक्शन से अगर लवण बनता है तो ऐसे लवण का पीएच मान 7 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अम्ल भी प्रबल और क्षारक भी प्रबल अगर हो तो उनके बीच की अभिक्रिया से जो लवण प्राप्त होगा उसका पीएच मान कितना होगा? 7 होगा। और जैसे ही 7 होता है किसी पदार्थ का पीएच मान, तो आपने पहले पढ़ा है, लेकिन पीएच स्केल हम लोग पढ़े थे तो वहां पढ़े थे कि ऐसे लवण क्या हो जाएंगे? इस तरह के लवण उदासीन हो जाएंगे। ऐसे लवण क्या होंगे? उदासीन होंगे, न्यूट्रल होंगे। मतलब प्रबल अम्ल होगा और प्रबल क्षारक होगा, अम्ल भी शक्तिशाली, क्षारक भी शक्तिशाली, और दोनों के बीच अभिक्रिया होगी, लवण बनेगा, लेकिन उसका पीएच मान 7 होगा, 7 होगा। अर्थात ऐसे लवण जैसे ही 7 होगा वैसे लवण क्या हो जाएंगे? उदासीन हो जाएंगे। ठीक इसके विपरीत दूसरी स्थिति पर चर्चा करते हैं कि अम्ल, अब देखिए इसी प्रकार दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षारक। अब अम्ल भी वीक, एसिड भी वीक और बेस भी वीक, मतलब अम्ल भी कमजोर और क्षारक भी कमजोर, दोनों के बीच अभिक्रिया होगी, लवण का निर्माण होगा, लेकिन जो लवण बनेगा उसका भी पीएच मान 7 होगा। देखिए वही लिखा गया है। इसी प्रकार दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षारक के मेल से प्राप्त होने वाले लवण का पीएच मान भी
7 होता है, और जैसे 7 होगा तो अर्थात ऐसे लवण उदासीन होते हैं। तो इस प्रकार के लवण क्या हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। अब देखिए ये बात क्लियर हो गई कि प्रबल अम्ल प्रबल क्षारक मिलेगा तो लवण बनेगा, पीएच मान 7 होगा, लवण उदासीन होगा। दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षारक दोनों कमजोर, अम्ल भी कमजोर क्षारक भी कमजोर, लवण बनेगा लेकिन पीएच मान उसका भी 7 होगा, और वैसे लवण भी उदासीन हो जाएंगे। लेकिन आगे देखिए, जबकि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक, अब देखिए कंडीशन बदल गए, अम्ल प्रबल हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड आ गया, जबकि क्षारक दुर्बल हो गया, कमजोर हो गया, वीक बेस हो गया। तो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक, मैं थोड़ा सा टिप लगा देता हूं कि इसमें पावरफुल कौन हो गया, ये अम्ल जो है वो पावरफुल हो गया। तो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक के मेल से प्राप्त होने वाले लवण का पीएच मान 7 से थोड़ा सा कम होता है। तो आप कहेंगे ऐसा क्यों, क्योंकि अम्ल लिए हैं प्रबल शक्तिशाली और क्षारक लिए हैं कमजोर। तो जब एक शक्तिशाली और एक कमजोर के बीच टक्कर होगी तो शक्तिशाली का प्रभाव कुछ तो होगा, असर तो होगा। वही हाल है यहाँ कि जब अम्ल प्रबल और क्षारक दुर्बल दोनों अभिक्रिया करके लवण बनाता है, उसका पीएच मान देखिए गौर से, 7 तो नहीं होता है, 7 से थोड़ा सा कम हो जाता है। मान लेते हैं 6.95 हो गया, 6.94 हो गया, 6.98 हो गया, 7 से थोड़ा सा कम हो जाता है पीएच मान। और आपने पीएच स्केल तो पढ़ा था कि जैसे पीएच मान, पीएच वैल्यू 7 से कम हुआ, लेस देन 7 होता है, तो वह जितने भी उस तरह के पदार्थ होंगे वो एसिड हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। इस तरह से जो लवण प्राप्त होता है वह है लवण ही, लेकिन उसमें थोड़ा सा एकदम अम्लीय गुण आ जाता है, इसे लिखा गया है। अर्थात ऐसे लवण अम्लीय होते हैं, एसिडिक हो जाते हैं। देखिए, क्योंकि अम्ल आप प्रबल लिए थे और क्षारक दुर्बल लिए थे, ठीक इसके विपरीत जबकि दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक, अब यहाँ स्थितियां बदल गई है। इससे पहले वाले स्थिति में क्या था, अम्ल प्रबल क्षारक दुर्बल, अब क्या है कि दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक। अब देखिए क्षारक का प्रभाव होगा, मैं फिर यहाँ टिक करता हूँ कि शक्तिशाली कौन है, क्षारक है इसमें। तो जब दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक के मेल से प्राप्त होने वाले लवण का पीएच मान 7 से थोड़ा सा अधिक होता है, ऐसे लवण का पीएच मान 7 से थोड़ा सा अधिक हो जाएगा। अर्थात ऐसे लवण क्षारकीय होंगे, बेसिक होंगे, मतलब इस प्रकार के जितने भी लवण होंगे उसमें क्षारक का गुण होगा, बेस का गुण होगा। इस तरह से आप देखिए, हम लोग समझ सकते हैं इस बात को कि अगर इन चीजों को आप पढ़ेंगे तो इससे निष्कर्ष निकलेगा, जिसको हमने यहाँ स्पेशली बॉक्स में लिखा है। अगर आप इस डायग्राम को भी देख लेंगे तो ये सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी कि अम्ल भी प्रबल और क्षारक भी प्रबल, दोनों स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो जो लवण बनेगा वह उदासीन लवण होगा। फिर दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षारक दोनों मिलेगा तो पर भी उदासीन लवण बनेगा। अम्ल और क्षारक कैसा भी मिलेगा तो हमेशा बनेगा तो लवण, लेकिन जो लवण होगा वो उदासीन होगा, और उदासीन दोनों स्थिति में लवण होगा, इसलिए इसका पीएच मान बराबर होगा 7 के। मतलब ऐसे उदासीन लवणों का पीएच मान 7 होगा, 7 होगा। जबकि देखिए तीसरी स्थिति में क्या है कि अम्ल प्रबल है और दुर्बल क्षारक है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक है, दोनों मिलकर के लवण बनाएगा। पीएच मान हम लोग चर्चा किए, क्योंकि अम्ल शक्तिशाली है इसलिए अम्ल अपना असर दिखाएगा और पीएच मान 7 से थोड़ा सा कम रह जाएगा, जिसके कारण अम्लीय लवण बनेगा, एसिडिक सॉल्ट होगा, प्राप्त होगा। लवण है लेकिन उसमें थोड़ा सा अम्ल का गुण रह जाएगा, इसलिए उसका पीएच मान लेस देन 7 होगा, मतलब 7 से थोड़ा सा कम हो जाएगा। जबकि इसके ठीक विपरीत जो अंतिम स्थिति हमारी है कि अम्ल दुर्बल है और क्षारक प्रबल है, तो क्षारक यहाँ प्रबल है, शक्तिशाली है, इसलिए जो लवण बनेगा उसमें थोड़ा सा क्षारक का गुण रह जाएगा। अर्थात वैसे लवण क्षारकीय होंगे, बेसिक होंगे, और इस स्थिति में जो लवण का पीएच मान होगा वो 7 से थोड़ा सा अधिक होगा, ग्रेटर देन 7 होगा, 7.1 हो जाए, 7.2 हो जाए, 7.4 हो जाए। इस प्रकार से हम लोग अम्ल और क्षारक के मेल से जो लवण प्राप्त होते हैं, आप उनके पीएच मान को आसानी से याद रख सकते हैं, इन बातों को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप इन सभी बातों को समझ भी गए होंगे। एक और सरल उदाहरण से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। सोचिए आप जिस गांव में, जिस शहर में रहते हैं, उस शहर में कुश्ती की प्रतियोगिता होती है, और उस कुश्ती प्रतियोगिता में क्या होता है, टॉप 10 पहलवान की सूची बनती है।
अब टॉप 10 पहलवान में मतलब जो सबसे अच्छा पहलवान है रैंकिंग में, जो उसको ग्रेड मिला, उसके आधार पर 10 सर्वोच्च पहलवान की सूची तैयार होती है। अब सोचिए 1 नंबर और 2 नंबर वाले पहलवान को अगर भिड़ा दिया जाएगा कुश्ती में, तो 1 नंबर और 2 नंबर वाला मतलब दोनों प्रबल है, दोनों शक्तिशाली है, तो वहां फैसला होने में थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा देर लगेगा और बहुत देर तक हो सकता है दोनों में टसल चलेगा। और अंत में कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि 2 नंबर वाला भी जीत सकता है, क्योंकि वह भी बहुत ज्यादा कमजोर नहीं है। या फिर सोचिए कि नीचे से जो टॉपर है, मतलब 9 नंबर और 10 नंबर पर जो पहलवान है, उसके बीच कुश्ती करवा देते हैं, तो वहां भी फैसला होना मुश्किल है, क्योंकि हो सकता है 9 वाला 10 पर चले जाए, 10 वाला 9 पर आ जाए। इसी प्रकार से अगर अम्ल भी प्रबल और क्षारक भी प्रबल, या अम्ल भी दुर्बल और क्षारक भी दुर्बल, दोनों दुर्बल या दोनों प्रबल होगा, तो इस तरह से क्या होगा, जो लवण बनेगा वह उदासीन हो जाएगा और ऐसे लवणों का पीएच मान 7 के बराबर हो जाएगा। लेकिन अब सोचिए कि 1 नंबर वाले पहलवान को 10 नंबर वाले पहलवान से भिड़ा देंगे, तो स्वाभाविक है आप पहले कहेंगे कि रिजल्ट तो क्लियर है भाई, क्या होने वाला है। क्योंकि 1 नंबर वाला पहलवान मतलब उस गांव का, उस शहर का सबसे शक्तिशाली पहलवान है, और 10 नंबर मतलब सबसे नीचे रैंक वाला है, तो स्वाभाविक है वहां क्या होगा, बड़ा उलटफेर नहीं हो सकता है। तो उसी तरह से अगर अम्ल प्रबल है और क्षारक दुर्बल है, तो जो लवण बनेगा उसका पीएच मान 7 से थोड़ा सा कम रह जाएगा, अर्थात उस लवण में थोड़ा सा अम्ल का गुण होगा, अर्थात लवण अम्लीय हो जाएगा। अब सोचिए कि क्षारक जो होता है, कि अगर क्षारक आपका प्रबल हो गया, शक्तिशाली हो गया और अम्ल दुर्बल हो गया, तो फिर जो लवण बनेगा तो उसमें थोड़ा सा क्षारक का गुण रह जाएगा, अर्थात वैसे लवण का पीएच मान 7 से थोड़ा सा अधिक होगा। मैं बार बार इस बात पर जिक्र कर रहा हूँ, जोर दे रहा हूँ कि थोड़ा सा कम होगा, थोड़ा सा अधिक होगा। बस इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करेंगे। आप लवण के बारे में और सब बातें पढ़ेंगे अगले क्लास में, जब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तो लवणों के बारे में और विस्तृत बातें होगी। आप अपने से एक बार टेक्स्ट बुक को पढ़ लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली बातों को, आने वाले टॉपिक्स को आप ध्यान से समझ सकें और पिछले टॉपिक्स का एकदम रिवीजन करते रहें, क्योंकि अब बहुत जल्दी हमारा चैप्टर लास्ट होने वाला है। जैसे चैप्टर लास्ट होगा, तो जैसे पिछले चैप्टर के लास्ट होने के बाद हम लोग टेस्ट दिए थे, उसी तरह से एक टेस्ट एग्जाम भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो जो लोग अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में अपना नंबर नहीं जुड़वाए हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अविलंब अपना नंबर जुड़वा लें, ताकि आने वाले टेस्ट में आप भागीदार बन सकें और टेस्ट दे करके अपने आप को माप सकें। एक पैमाना होता है टेस्ट, जहां हम ये जानने का प्रयास करते हैं या हम ये जान पाते हैं कि हमने कितना सीखा, कितना समझा बातों को। इसलिए जो लोग अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में अपना नंबर नहीं जुड़वाए हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, मैं अपना नंबर लिख देता हूँ, इन नंबरों पर आप फोन करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। जो क्लास 10th के लिए सेपरेट अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, तो उन ग्रुप में आपको जुड़ना है, ताकि इस ग्रुप के माध्यम से आप टेस्ट भी दे सकें और अपनी समस्याओं का समाधान भी कर सकें। ये 2 नंबर आपको अपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 9931737348, और एक दूसरा नंबर है हमारा 9905441973। इन नंबरों पर आप फोन करके भी व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आप पूछ सकते हैं, या आप हमसे अपनी समस्याएं भी पूछ सकते हैं। आपको पढ़ते समय, वीडियोज को देखते समय किसी भी तरह की परेशानी हो, किसी भी तरह की समस्या हो, आप सीधे फोन करके उन समस्याओं का समाधान कीजिए और आगे बढ़िए। बस इसी शुभकामनाओं के साथ कि आने वाली जो हमारी परीक्षाएं होगी, आपका जो टेस्ट होगा, उसमें आप अच्छे अंकों से अपने परीक्षा को संपन्न करेंगे, पूरा करेंगे, और उसके लिए अभी से आप खूब संघर्ष कीजिए, खूब मेहनत कीजिए। हमारी शुभकामना आपके साथ है, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भी मेहनत करना होगा। बस इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। आप सभी घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।